हेलो बच्चों, मैं तारा भारती और एक बार फिर से हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। वैसे देखा जाए तो हिंदी व्याकरण पर्टिकुलरली किसी भी क्लास का सिलेबस सेपरेटली नहीं कहा जा सकता। हिंदी व्याकरण कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक जिनको सिलेबस अटेम्प्ट करना होता है उनके सभी के लिए आवश्यक है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी जरूरी होता है, उनके लिए भी जरूरी होता है जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार तो बनता है कि हम हिंदी व्याकरण के मूलभूत चीजों को यानी कि आधारभूत चीजों को समझें। अगर हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि व्याकरण क्या है और हिंदी क्या है। जैसा कि मेरे क्लासेस की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ये सभी कुछ कंटिन्यू रखने के पहले मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई सरकमफेरेंस नहीं है। बच्चे से लेकर बड़े तक इस क्लास को बहुत ही दिलचस्पी के साथ, काफी मनोरंजन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और खेल खेल में ही आपको बहुत सी चीजें जानने को मिल जाएंगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की तो जैसा आपको पता है कि हिंदी अपने आप में एक भाषा है और व्याकरण कला, यानी कि हिंदी व्याकरण के आधार पर हम भाषा की कला को सीखने वाले हैं कि जब भी हम किसी भाषा को लिखते हैं तो किस आर्ट में लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कई बारीकियां बता देना चाहती हूँ। बहुत साल पहले जब हम आदि मानव के रूप में थे, हमारे पास अपने चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं था, तो हम कैसे भी जी खा लेते थे। लेकिन जैसे ही हम चिंतनशील बनने लगे, हमें आवश्यकता हुई कि हम अपनी बातों को रखें, अपने विचारों को रखें, अपनी भावनाओं को प्रकट करें। तो यहाँ पर भावनाओं को प्रकट करने का तरीका ही भाषा कहलाता है और व्याकरण वह कला होती है जो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना तथा उनके मापदंडों को सिखाती है कि अगर हम किसी भाषा को लिख रहे हैं तो हमें किन बारीकियों को समझना चाहिए, किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हमारी लेखन शैली की जो एक वरिष्ठता है, जो एक ध्यानपूर्वक व्यवस्था को देखना है कि हम लिखते समय कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के जैसा मैंने आपको बताया, भाषा कहने का तात्पर्य वह माध्यम जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने मानवीय भावनाओं को, मानवीय विचारों को किसी अन्य मनुष्य के सापेक्ष प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है या फिर प्रकट करता है। अब यहाँ पर चूंकि मैं आपको भाषा नहीं बल्कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, भाषा की कड़ी पर हम आगे की ओर आएंगे, लेकिन उसके पहले और भी कई बारीकियां पढ़नी है। जैसे कि एक क्वेश्चन कि हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि व्याकरण अपने आप में एक कला है। कला दैट मीन्स ग्रामर इज एन आर्ट, एक ऐसी व्यवस्था जो आपको बताती है कि भाषा को लिखते समय, पढ़ते समय समझने के लिए किन बारीकियों को मद्देनजर रखना यानी कि ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो व्याकरण वह कला है जो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना तथा समझना सिखाती है और साथ ही उसके मापदंडों को भी विवर्णित करती है। जब हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण में वो समझने वाला, जो कि स्टैंडर्ड 1 में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, 12th में भी जानना जरूरी है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा अनिवार्यता रखता है। तो पहला टॉपिक आता है आपका जानना, यानी वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ण की कि वर्ण क्या होता है, तो वर्ण को प्रस्तावित करने के लिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें वर्ण और अक्षर की परिभाषा अलग से बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर
मैं आपको दोनों ही कंबाइन करके बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि हायर क्लास में वर्ण और अक्षर के डेफिनेशन को एक साथ मर्ज करके ही बताया जाता है। वर्ण कहने का तात्पर्य मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए और स्टे करके चलिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है इसको आगे बढ़ाने की कि नहीं हम फटाफट आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, चाहे हमें समझ में आए चाहे ना आए। मैंने आपसे कहा वर्ण कहने का तात्पर्य वह छोटी से छोटी ध्वनि का है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, और ये ध्वनि प्रोनाउंशिएट की जाती है, उच्चारित की जाती है हमारे मुख के द्वारा, हमारे कंठ के द्वारा। तो हमारे मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि, छोटा से छोटा साउंड जो होता है वो वर्ण कहलाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब अगर बात आती है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णमाला जिस तरीके से गिनती में हर एक संख्या कंसेक्यूटिव होती है, क्रमागत होती है, व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार से वर्णमाला में वर्णों की जो स्थिति होती है वो भी क्रमागत होती है, पूरी तरीके से व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर वर्णमाला को परिभाषित करने के लिए हम क्या कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमागत समूह होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो वर्णमाला को परिभाषित करने के लिए कि वर्णों के क्रमागत तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बारी आती है ये जानने की, लेकिन उसके पहले मैं आपको रिमाइंडर करा दूं कि मैंने आपको दो टॉपिक्स बताए हैं, पहला वर्ण और दूसरा वर्णमाला। अगर आप में सुनने में किसी तरह की त्रुटि हो गई हो या फिर आप इसे सुन नहीं पाए हो, तो एक बार फिर से वर्ण कहने का तात्पर्य मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहा जाता है। और वर्णमाला कहने का तात्पर्य ये है, या उसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि वर्णों के क्रमागत तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इनके बाद जो जानना है वो ये है कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को कितनी भागों में बांटा जाता है, या फिर वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, या फिर उनके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। हम आगे की क्लासेस में इनको गंभीरता से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको स्वर तथा व्यंजन की परिभाषा बताते हुए आगे बढ़ूंगी अगले क्लास की तरफ। जब आपका हिंदी व्याकरण का अगला क्लास लिया जाएगा तो उसमें मैं आपको स्वरों के प्रकार तथा व्यंजनों के प्रकार के बारे में स्टेप बाय स्टेप विधिवत तरीके से पूरी गंभीरता से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपके इसके रिगार्डेड सारे टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो। अब बारी आती है, जैसा मैंने आपको बताया, स्वर किसे कहा जाता है और व्यंजन किसे कहा जाता है। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिस तरीके से मैंने आपको हिंदी व्याकरण का स्टार्टअप बताया, हिंदी व्याकरण को हम किस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं ये बताया, इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर और भी सब्जेक्ट्स के क्लासेस होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, ताकि आने वाले क्लासेस के इंफॉर्मेशन आपके पास जाती रहे, मिलती रहे, आप जान पाओ कि अगली क्लासेस किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट के रिगार्डेड होने वाली है। तो हम बने रहते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं स्वर वर्ण किसे कहा जाता है। स्वर वर्ण कहने का तात्पर्य ये होता है कि वैसी सारी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतः किया जाता है, अर्थात वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत स्वर कहने का तात्पर्य जिनका उच्चारण स्वतः किया जाता है, जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती या सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनके उदाहरण में जो होते हैं वो आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल में आप अ से लेकर आ तक पढ़ते हो। मैं यहाँ पर अ से अह तक लिखकर आपको पढ़कर समझा रही हूं कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। जैसे आपने लिखा अ, इसे हम हर्ष
अ बोलते हैं। फिर दीर्घ अ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, यानी हर्ष और ए, दीर्घ ए, ओ, ओ, अंग और अ। ये जितने हैं ये स्वर की श्रेणी में आते हैं। इन्हें हम स्वर वर्ण जानते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, जिनमें से अ को छोड़कर बाकी सारे के सारे मात्राओं के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसा मैंने बताया अगली क्लास में मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें से ह्रस्व क्यों नाम दिया गया, दीर्घ क्यों नाम दिया गया, या फिर किन में 3 मात्राएं होती हैं, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि 3 अलग अलग ध्वनियों से निर्मित स्वर कौन कौन से हैं और उनको हम किस प्रकार से इस्तेमाल में लाते हैं, खास करके लिखते समय और पढ़ते समय उनमें किन बारीकियों को ध्यान में रखना है। अगली बारी आती है आपके व्यंजन वर्ण को जानने की। तो व्यंजन वर्ण को समझने के लिए चूंकि इनकी संख्या स्वर वर्णों की अपेक्षा काफी ज्यादा है, तो इन्हें समझना भी काफी अनिवार्य हो जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक बोल रहे हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण कहने का तात्पर्य होता है वे समस्त ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है या फिर जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क से लेकर ज्ञ तक ये सारे आपके किसमें आते हैं, व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क से लेकर ज्ञ तक के सारे वर्ण आते हैं। यहाँ पर हम इसे एक बार पढ़कर देखते हैं। जैसे कि ये रो के 22 शो किया हुआ है, हर एक रो में शो किया गया है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता के चल रही हूँ थोड़ा सा विराम लेकर कि ये जो अण है इसको हम टवर्गी न के नाम से भी जानते हैं। टवर्गी न के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है। इसे हम टवर्गी न भी बोल सकते हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबिश, दंतश, मूर्धन्यश, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब यहाँ पर क ख ग घ आपने भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने देखा मैंने यहाँ पे श को अलग तरीके से उच्चारित किया, चाहे वो तालव्य श हो, मूर्धन्य श हो या दंत श हो। वहीं पे मैंने टवर्गी न को अलग तरीके से प्रस्तावित किया। अगर हम बात झ की करते हैं तो झ को लिखने का तरीका इस भी प्रकार का होता है जैसे झंडे में लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये अपने आप में जिज्ञासा का विषय है, जानने का विषय है। तो नॉर्मली हम इन चीजों को जानेंगे, लेकिन अगले क्लास में, आज के डेट में मैंने आपको स्वर, व्यंजन, वर्ण सभी के बारे में बताया। एक बार रिवीजन करते हुए मैं फिर से चीजों को दोहरा रही हूं, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्ण किसे कहा जाता है। तो मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णों के क्रमागत और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कहने का तात्पर्य या स्वर वर्ण की परिभाषा, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतः किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और ये स्वर वर्ण अ से लेकर अह तक होते हैं, जिनमें ये इनकी संख्या 13 होती है और इनकी मात्राएं 12 होती हैं, क्योंकि अ का प्रयोग किसी भी व्यंजन को संपूर्णता प्रदान करने के लिए किया जाता है। वहीं पे व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनको परिभाषित करने के लिए हम उनकी परिभाषा देते हैं कि वे समस्त वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो क से लेकर ज्ञ तक होते हैं।
अगर देखा जाए तो ये इनके लिखने का तरीका है जो मैंने अभी आपको पढ़कर भी बताया। आगे के क्लासेस में आप जानोगे कि स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण कितने कितने भागों में किया गया है और किन आधारों पर किया गया है। तो अगली क्लास आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सी जानकारी जो कि व्याकरण के अंतर्गत की होने वाली है आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगी। तो आज के डेट में यहीं तक मैंने आपको जो भी जानकारियां दी हैं उनको लिखकर या फिर पढ़कर दोबारा पूरी तरीके से क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट पे जाकर अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो जरूर रखिएगा, ताकि हम उसको सॉल्व करने का, उसको हल करने का पूरा प्रयत्न करें। इसी के साथ आपकी टीचर मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।